हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्रस्ट एंड इक्विटी एक्ट के एमसीक्यू, जो कि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको इक्विटी एक्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स थे वो कंप्लीट करा दिए थे। और इससे पहले मैंने 2 एमसीक्यू की वीडियो बनाई हुई है इक्विटी और ट्रस्ट के ऊपर। ओके, तो ये है हमारी एमसीक्यू। ट्रस्ट का एमसीक्यू है पार्ट 3। हमारी इक्विटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू थे वो हमारे पार्ट 1 में मैंने आपको क्लियर करा दिए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू है हमारा फर्स्ट, जो कहता है कि सूची 1 को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है, मैच करना है। तो ये बात कर रहा है सबसे पहले कि न्यास भंग के लिए दायित्व कहाँ पर होगा। भाई न्यास भंग के लिए जो दायित्व दिया गया है वो कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 23 में दिया गया है। ओके, और फिर कहता है कि न्यास का अवसान कब हो जाएगा। तो न्यास का अवसान कहाँ पर होगा, सेक्शन 77 में होगा। और न्यास का विखंडन होता है सेक्शन 78 में। और न्यास का सर्जन कब कहाँ किया जाता है, सेक्शन 6 में किया जाता है। तो हम देख लेते हैं, आंसर हमारा ए है। ओके, तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यास का विखंडन कौन से सेक्शन में होता है, तो याद रखना है आपको 78 में होता है। न्यास का समापन कहाँ पर होता है, निर्वासन कहाँ पर होता है, 77 में होता है। और न्यास का सर्जन कहाँ होता है, सेक्शन 6 में। और लाइबिलिटी कहाँ पर बताई गई है न्यास भंग के लिए, वो बताई गई है सेक्शन 23 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो न्यास का संस्थापक भी चाहिए, भाई न्यास करने वाला भी होना चाहिए, न्यासी भी होना चाहिए और हिताधिकारी भी होना चाहिए। विधिक प्रतिनिधि की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई नीड नहीं होती है। तो आंसर है हमारा सी। इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। पहले कह रहे हैं कि सामान्यतः न्यासधारी न्यास संपत्ति के निष्पादन में लगे कौशल, श्रम या समय के लिए पारिश्रमिक ले सकता है। तो भाई यही वाला गलत है, उसे कोई पारिश्रमिक रे या कोई भी क्या पेमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। कह रहा है न्यासधारी न्यास संपत्ति का उपयोग व्यक्ति लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो न्यासी होगा वो अपने लाभ के लिए थोड़ी ना उसे प्रॉपर्टी को धारण करता है, वो तो हिताधिकारी के लिए रखता है ना। सही बात है। फिर कह रहा है न्यासधारी अपने पद या कर्तव्य का प्रतियोजन नहीं कर सकते, उसका डेलीगेशन नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। फिर कह रहा है सह न्यासधारी को संयुक्त रूप से न्यास का निष्पादन करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी हैं तो वो क्या करेंगे, एक साथ ज्वाइंट रूप में उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। ओके, फिर कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि कौन सा व्यक्ति न्यास के सर्जन के लिए आवश्यक नहीं है। तो हमें पता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि न्यास के दायित्वों का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। भाई जो ट्रस्टी है उसके जो लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ से कहाँ तक बताई गई है, तो वो हमारी बताई गई है सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 29 तक। ओके, कहाँ पर है, सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 29 तक है, जिसमें क्या बताए गए हैं, कर्तव्य और दायित्व बताए गए हैं किसके, न्यासी के। चैप्टर है हमारा 3, आंसर है हमारा ए। इसके बाद है न्यास भंग के लिए उत्तरदायित्व का प्रावधान कहाँ है। तो लाइबिलिटी कहाँ पर बताई गई है, हमें पता है सेक्शन 23 में बताई गई है। मैंने आपको इससे पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि न्यास भंग के लिए अगर कोई क्या कर देता है, उसका भंग कर देता है, ब्रीच कर देता है ट्रस्ट को, तो लाइबिलिटी कहाँ पर है, सेक्शन 23 में है ट्रस्ट एक्ट की। ओके, तो आंसर है हमारा ए। इसके बाद है कि न्यासधारी के न्यास संपत्ति के विक्रय की शक्ति दी जाती है, कि उसे जो न्यास में जो संपत्ति दी गई है, जो ट्रस्ट में उसे जो प्रॉपर्टी दी गई है, उसे विक्रय करने की, कभी कभी सेल करने की उसे क्या दी गई है, शक्ति दी गई है, पावर दी गई है। तो वो कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 37 में दी गई है। ओके, इसके बाद है कि व्यक्ति जो न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। घूम फिर के ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें तो पता ही है पहले से लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि एक वसीयतकर्ता की वसीयत द्वारा निर्माण किए गए न्यास की को उसकी इच्छा से वापस लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत के द्वारा क्या की है, भाई न्यास क्या है वसीयत से, है ना, तो कैसे वापस लेगा, तो उसे लेगा पश्चातवर्ती वसीयत के द्वारा ही वापस लेगा। ना तो स्पष्ट शब्दों से ले सकता है, ना कुछ कार्य करके ले सकता है, और ना ही हिंदू विवाह अधिनियम में से शासित है तो वसीयतकर्ता की शादी होने से नहीं ले सकता है उसे वापस। उसे दोबारा से क्या करेगा भाई,
दोबारा से वसीयत करेगा कि मैं इस वसीयत जो मैंने पहले वसीयत से एक ट्रस्ट में एक प्रॉपर्टी दी है तो उसे मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो बाद में भी एक वसीयत करेगा कि मैं वापस लेना चाहता हूँ। ओके, तो तभी वो वापस ली जा सकती है। कह रहा है कि एक न्यास समाप्त नहीं होता है, जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है जब उसका उद्देश्य अवैध हो गया, जब वो वैध ही नहीं रहा है, लीगल ही नहीं रहा है, तो भी वो समाप्त हो जाना है ना। जब न्यास वापस किए जाने योग्य है और स्पष्ट शब्दों द्वारा से वापस ले लिया गया है तो भी समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है जहां न्यासियों ने अपने हितों को अंतरित कर दिया गया है, तो जहां क्या कर दिया है, न्यासी जो है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो भाई वहां पर ट्रस्ट समाप्त नहीं होता है। तो आंसर है हमारा डी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन न्यास सर्जित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, एक विदेशी न्यास सर्जित कर सकता है। ना तो कोई पागल कर सकता, ना कोई बच्चा कर सकता, ना ही कोई अपराधी कर सकता है, क्योंकि पहले ही बता दिया उसने, जो भी संविदा करने के लिए सक्षम हो वो क्या कर सकता है, वो न्यास का सर्जन कर सकता है। तो एक विदेशी है भाई जो न्यास का सर्जन करने के लिए सक्षम है। ओके, इसके बाद है लाभार्थियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं। लाभार्थी मतलब बेनिफिशियरी है ना, जो लाभार्थी हैं, जिसके हिताधिकारी हैं, जिसके हित के लिए क्या किया गया है, न्यास किया गया है, तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो वो प्रावधान किया गया है सेक्शन 55 से लेके सेक्शन 69 तक। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यास की रचना नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो 21 साल का हो गया है कर सकता है, एक न्यायिक व्यक्ति भी कर सकता है, एक अधिवक्ता भी कर सकता है, एक नाबालिग कब कर सकता है, उसके जो गार्जियन होंगे उनके साथ, और किससे मिलकर, किससे पहले परमिशन लेनी होगी कोर्ट की, उसके बाद ही एक नाबालिग क्या कर सकता है, न्यास की रचना कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, आंसर है हमारा सी। कह रहे सामान्य विधि के अनुसार एक न्यासी का सह न्यासी की न्यास भंगिता पर क्या दायित्व होता है। तो अगर कौन है, एक न्यासी है और एक सह न्यासी है और उसने क्या कर दिया है, न्यास का भंग कर दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी, उसका तो भाई कोई लायबिलिटी नहीं बनती ना। अगर कोई सह न्यासी अपने ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है तो जो दूसरा न्यासी है उसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसका कोई दायित्व नहीं होता। कहता है कि रोस्टी क्यों ट्रस्ट शब्द को काम में लिया जाता है, तो किसके द्वारा लिया जाता है भाई, इक्विटी न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। साम्य के जो भी न्यायालय हैं उनके द्वारा रोस्टी क्यू ट्रस्ट शब्द को यूज में लिया जाता है। आंसर हमारा सी है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन न्यास की रचना नहीं कर सकता, तो अभी हमने ये क्वेश्चन देख लिया था कि एक नाबालिग नहीं कर सकता है। कहता है कि एक न्यास समाप्त नहीं होता है, ये भी आंसर हमारा हो गया था, है ना। ये वाला भी हो गया था कि कौन सा कब नहीं होता है, कि जब जहां न्यासियों ने अपने हित को अंतरित कर दिया है वहां पर न्यास समाप्त नहीं होता है। सैस्टिक्यूटस शब्द काम में लिया जाता है, साम्य न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। फिर है सामान्य विधि के अनुसार एक न्यासी का सह न्यासी के न्यास भंगिता पर क्या दायित्व है, कि सामान्य विधि के अनुसार जो है वो एक न्यासी के सह न्यासी के न्यास भंगिता पर क्या दायित्व है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी हमने पढ़ा था कोई दायित्व नहीं है, अब ये कह रहा है कि भाई पूर्ण दायित्व है, लेकिन पूर्ण दायित्व थोड़ी ना होता है, उसका तो कोई दायित्व नहीं बनेगा ना। अगर वो लाइबिलिटी, अगर एक सह न्यासी की न्यास भंगिता कर देता है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देता है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है ना। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट होके सेम ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यास की रचना नहीं कर सकता, हमें तो पता है नाबालिग नहीं कर सकता है। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करा तो नहीं दिए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि न्यास भंग के लिए दायित्व, तो ये तो पता है हमें, सेक्शन 23 न्यास का अवसान कहाँ पर हो रहा है, 77 न्यास का विखंडन, 78 न्यास का सृजन 6 में। तो ये दोबारा से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो अब इसके बाद में देख लेते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का वाला क्वेश्चन है कि हिताधिकारी के जो अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, जो हमारे जो बेनिफिशरी है उसके अधिकार कहाँ कहाँ दिए गए हैं, वो दिए गए हैं हमारे चैप्टर 6 में दिए गए हैं। कहाँ पर, चैप्टर 6 में। और फिर कहता है कि न्यासी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो भाई वो दी गई है हमारे चैप्टर 1 में। फिर कहता है कि न्यासधारी की
नियोग्यताएं कहाँ है, चैप्टर 5 में है, और न्यास का सर्जन कहाँ है, चैप्टर 2 में है। और टोटल चैप्टर कितने हैं, चैप्टर हमारे टोटल 9। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सी। एक बार अगर मैं आपको याद करा देती हूँ कि फर्स्ट वाला चैप्टर किसकी बात करता है, प्रारंभिक की बात करता है ना। उसके बाद जो चैप्टर 2 है हमारा किसकी बात करता है, चैप्टर 2 हमारा बात करता है कि न्यास का सर्जन कैसे होगा। ओके, किसकी बात कर रहा है, न्यास के सर्जन की बात करता है। फिर है हमारा चैप्टर 3 जो किसकी बात करता है, चैप्टर 1 जो है उसमें सेक्शन कहाँ तक दिए गए हैं, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक दिए गए हैं। डेफिनेशन क्लोज दिया गया है और उसमें हमारा सेविंग क्लोज दिया गया है। सेक्शन जो हमारा चैप्टर 2 है जिसमें न्यास का सर्जन है वो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10 तक है। इसके बाद में है चैप्टर 3 जो कि बात करता है कि न्यासी के जो भी न्यासी है, ट्रस्टी है, उसके क्या कर्तव्य होंगे और क्या लाइबिलिटीज होंगी। चैप्टर 3 वो हमारा है सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 30 तक। ठीक है, इसके बाद में है चैप्टर हमारा 4 है जो कि बात किसकी करता है कि न्यायधारी के भाई क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे और क्या लाइबिलिटीज होंगी। तो वो है हमारा सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 45 तक दिया गया है। ओके, कहाँ तक हो गए, हमारे 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद में है चैप्टर 5 जो कि बात करता है कि न्यायधारी की नियोग्यता क्या होंगी, कि कहाँ पर वो नियोग्य हो जाएगा। वो है हमारा चैप्टर 5 सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 54 तक डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद में हिताधिकारी के अधिकार और शक्तियां बताई गई हैं चैप्टर 6 में, जो सेक्शन 55 से लेके सेक्शन कहाँ तक है, सेक्शन 69 तक है। ओके, उसके बाद है न्यास का पद का रिक्त हो जाना, कि अगर न्यासी का पद रिक्त हो जाता है तो वो है हमारे चैप्टर 7 में, चैप्टर 70 से लेके सेक्शन चैप्टर 76 तक डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में है न्यास का समापन, चैप्टर 8 सेक्शन 77 से सेक्शन 79 तक। ठीक है, और फिर है चैप्टर 9 लास्ट वाला 80 से 96 तक, जिसमें बाध्यताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये है हमारे टोटल चैप्टर 9। कितने सेक्शन में डिवाइड है, और सेक्शन में डिवाइड है 96 में। इसके बाद है क्वेश्चन की नए न्यायधारी की नियुक्ति की जा सकती है, कैसे की जा सकती, कब की जा सकती है, कि जब वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, पहले वाला जो न्यासी है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, जब वह न्यास का कार्य करने से इनकार कर देता हो, न्यायालय की राय में वह न्यास का कार्य करने में असमर्थ हो जाता हो, तो सभी कंडीशन में क्या कर देंगे हम भाई, नया न्यासी नियुक्त कर लेंगे। इसके बाद है कि सही सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा चैप्टर नहीं है, तो न्यास की प्रकृति और दायित्व बाध्यताओं के बारे में बात की गई है चैप्टर 9 में। वैश्वासिक संबंध चैप्टर 10 में, न्यास का अवसान होता है चैप्टर 9 में। हिताधिकारी के अधिकार और दायित्व कहाँ पर बताए गए हैं, चैप्टर 6 में बताए गए हैं। और चैप्टर 7 में क्या बताया गया है, पद के रिक्त हो जाने की बात की गई है, हमने अभी ये पढ़ लिया था ना। चलो, ये हमारे एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये लेक्चर एंड होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए एमसीक्यू हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।